हेलो, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि लगातार अपडेट अब तक पहुंचेगा स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन हो। सारा अपडेट है इस चैनल के माध्यम से ऑथेंटिक से दी जाती है समय समय पर। जी हाँ, बात करेंगे झारखंड फील्ड वर्कर। यदि आप झारखंड फील्ड वर्कर का फॉर्म अप्लाई किए हैं और यदि आप तैयारी कर रहे हैं कहीं से भी और यदि नहीं किए हैं तो बिल्कुल फ्री में बेंच लेकर आया हूँ जिसमें PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल का देखेंगे 2016 से लेकर 2026 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक JCC द्वारा वो देखने वाले हैं। पेपर 3 सामान्य ज्ञान से जो क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम में वो कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये पार्ट 1 है। इस प्रकार से लगातार पार्ट 1 पार्ट 2 मिलते रहेगा वीडियो ताकि आप लोग एग्जाम से पहले पूरा प्रिपेयर हो जाए। परीक्षा में पूछने वाले सारे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। चलिए देर न करते हुए चलते हैं सामान्य ज्ञान के पेपर 3 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आंसर यदि मालूम है तो कमेंट में जरूर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर। कहा गया है कि वेद कितने होते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, PY कोई बेस्ट। वेद कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 में है 2, 3, 4, 5। चलिए बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास। तो वेदों की संख्या जो होती है 4 होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से वेद? यदि आप पहले से भी तैयारी की हैं तो रिवीजन बेंच के रूप में आप मान सकते हैं, जानते हैं, और नहीं तो आप आंसर जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन का आंसर सही हो रहा है। एक बार चेक जरूर कीजिएगा आप आपको, ठीक है। तो वेदों की संख्या 4 होती है, ऋग वेद, यजुर वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को हम लोग क्या कहते हैं? चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता, ठीक है, संहिता कहा जाते हैं। ऋग वेद में थोड़ा सा हम डिस्कस करें तो इसमें 10 मंडल, 1028 सूत्र और 10,462 ऋचाएँ है, ठीक है। यजुर्वेद क्या होता है? यजुर्वेद में तंत्र मंत्र बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन ये प्रथा है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें गद और पद दोनों होता है। सामवेद का अर्थ होता है गान, ठीक है, जो गान बजाने वाला होता है, इसलिए इसे भारत का संगीत कहा गया है, जनक कहा गया है। अथर्ववेद में जितने भी जादू टोनाई होती है वो अथर्ववेद में बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से यूनानी रोमन लेखक है। ऑप्शन नंबर 1 में टालमी, मेगनेस्तानिक, हेरोडोटस, ये सभी। बताइए तो इनमें से यूनानी रोमन लेखक कौन है? जैसे कि आपको पता है टालमी भी यूनानी लेखक है, मेगनेस्तानिक ये भी आपका यूनानी लेखक है, हेरोडोटस भी यूनानी लेखक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अब बात होता है टालमी। तो टालमी कौन थे? यह 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखे थे, ठीक है। टालमी ने क्या लिखा था? भारत का भूगोल नामक पुस्तक। मेगनेस्तानिक कौन है? मेगनेस्तानिक सेल्यूकड निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था, ठीक है। इन्होंने अपने पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा। हेरोडोटस कौन है? हेरोडोटस इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपने पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत फारस के संबंध में वर्णन किया, परंतु इसका विवरण भी अनुसूत्रीय अफवाह पर आधारित है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा टेसियस था, डायमेकस था, ये भी जो है यूनानी लेखक था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रयाग स्तंभ लेख का शासक थे। बताइए तो प्रयाग स्तंभ लेख का शासक कौन थे? खारवाल, रुद्रमन, समुद्रगुप्त या पुलकेशिन द्वितीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है प्रयाग स्तंभ लेख के शासक थे। खारवाल कौन थे? कलिंग राजा खरवाल। हाथी गुफा अभिलेख का शासक थे। रुद्रदामन जो थे चूनागढ़ अभिलेख का शासक थे, जबकि पुलकेशिन द्वितीय येहल अभिलेख का शासक थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है रावी नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी या भगवान नदी। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रावी नदी, ठीक है। हड़प्पा की खोज किसने किया था?
दयाराम साहनी, दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स। कब खोज हुआ था? 1921 ईस्वी में। क्या स्थिति है पाकिस्तान का? मेंटमोगरी जिला। ठीक है। सिंधु नदी पर कौन सा प्रमुख स्थल है? मोनोजोदड़ो। मोनोजोदड़ो सिंधु नदी पर है। सिंधु नदी में मोनोजोदड़ो है, चुनोदड़ो भी है। गंगन नदी पर है कालीबंगन। सिंधु नदी पर कोटोदीजी भी है। ठीक है। मोनोजोदड़ो, चुनोदड़ो और कोटोदीजी ये सिंधु नदी पर है। गंगन नदी पर आपका कालीबंगन है और भगवा नदी पर लोथल स्थित है। ठीक है। सतलज पर रोपड़ है और भगवा में लोथल स्थित है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। सारा क्वेश्चन से रिपीट है, आने वाले दिन में आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है महावीर को, गौतम बुद्ध को, वेदव्यास को या ऋषिदेव को? बताइए तो, लाइट ऑफ एशिया किसको कहते हैं? लाइट ऑफ एशिया किसको कहते हैं? चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। लाइट ऑफ एशिया आ जाना चाहिए अभी तक आंसर भी आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। आप थोड़े जानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध क्या थे? वो परिश्रमी थे। ठीक है। परिश्रमी मतलब ये इसका जन्म जो होता है कमल एवं सांड का इसका प्रतीक है और इसका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर होता है। पिता का नाम शुद्धोधन जो साक्य गण के मुखिया थे और माता का नाम माया देवी जिसकी मृत्यु हो जाती है और उसके 7वें दिन ही उसकी लालन पालन उसकी सोतली माँ जो होती है प्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम जो है वो है सिद्धांत। ठीक है। इसका बचपन का नाम यदि आपसे पूछा जाए, बचपन का नाम तो सिद्धांत है। ठीक है। सिद्धांत है। आप जानते हैं महावीर कौन थे? महावीर जो थे, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे। ठीक है। पहला कौन थे? प्रथम संस्थापक जैन धर्म के ये प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ठीक है। बृहदत्त के बारे में जानते हैं? बृहदत्त कौन थे? बताइए, बृहदत्त कौन थे? बृहदत्त कौन थे? मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे बृहदत्त। याद रखिएगा, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन, भारत में शिवालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? भारत में शिवालेख का सर्वप्रथम प्रचलन किसने किया था? बताइए तो, भारत में शिलालेख का सबसे पहले प्रचलन जो है किसने किया था? अशोक ने, बिंदुसार ने, सिकंदर ने या सिंह विष्णु ने? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा राइट आंसर? चलिए फटाफट दीजिए आंसर। आंसर दीजिए फटाफट। भारत में शिवालेख का प्रचलन किसने किया था? अशोक ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक ने किया था। ठीक है। अशोक जो थे बिंदुसार का उत्तराधिकारी थे। ठीक है। राजगद्दी पर बैठने से समय अशोक जो है अवंती का राज्यपाल था। ठीक है। ये आपको याद रखना है। अशोक के माता का नाम था सुभद्री। ठीक है। और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ठीक है। और अशोक के ऐसे प्रमुख अशोक के अभिलेखों के 3 भागों में बांटा गया था, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। भी याद रखना है। ठीक है। बिंदुसार तो हम अभी बात किए,
बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। ठीक है। सिकंदर कौन थे? सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर का पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य थे। ठीक है। सिकंदर का जो सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? नियाकास। सिकंदर के सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया था। ये भी कोई क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, इसलिए हमने अभी डिस्कस किया है। ठीक है। तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन आप लोग बना लेना है। ठीक है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। मोहम्मद गोरी द्वारा लड़ा गया युद्ध कौन सा है? मोहम्मद गोरी द्वारा लड़ा गया युद्ध कौन सा है? मोहम्मद गोरी ने कौन कौन सा युद्ध लड़ा? तेहरान का युद्ध, चंदवार का युद्ध, पानीपत का युद्ध या खनवा का युद्ध? बताइए, मोहम्मद गोरी द्वारा लड़ा गया कौन कौन सा युद्ध है? मोहम्मद गोरी द्वारा पानीपत का युद्ध किसने लड़ा था, पहले ये बताइए। पानीपत का युद्ध यदि आपको मालूम है, पानीपत का युद्ध यदि आपको मालूम है तो आंसर मोहम्मद गोरी नहीं होगा। पानीपत का युद्ध बाबर द्वारा लड़ा गया था। ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, ये बाबर द्वारा लड़ा गया था। खनवा का युद्ध भी बाबर द्वारा लड़ा गया। ठीक है। मोहम्मद गोरी द्वारा तेहरान के युद्ध लड़ा गया था। चंदवार का भी युद्ध लड़ा गया था। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन ऐसे नहीं है कि दोनों ऑप्शन लगा सकते हैं, थोड़ा क्वेश्चन में सेट में थोड़ा ये हुआ। तेहरान का जो है प्रथम युद्ध जो हुआ था, फर्स्ट जो वार हुआ था, वो 1191 ईस्वी में हुआ था गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज विजय हुए थे चौहान। ठीक है। दूसरा जो वार हुआ था वो 1192 में हुआ था गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, उसमें गोरी विजय हुए थे। यानी प्रथम जो युद्ध हुआ था तेहरान का युद्ध 1911 में, उसमें गोरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज विजय हुए थे। दूसरा 1 साल के बाद फिर 1992 में हुआ था गोरी और पृथ्वीराज चौहान के ही बीच में, तो फिर गोरी विजय होता है। यानी एक बार पृथ्वीराज विजय होता है और दूसरे बार गोरी विजय होता है। चंदवार का युद्ध जो है 1994 में होता है, 1194 में, 1194 ईस्वी में होता है गोरी और जयचंद के बीच में, जिसमें गोरी विजय होता है। ठीक है। पानीपत का युद्ध जहाँ तक बात है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि क्लियर होते चलेगा। एक बार फोकस कीजिएगा पानीपत के युद्ध में। पानीपत का प्रथम युद्ध जो होता है वो 1921 में होता है। पानीपत के द्वारा 3 गो युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। पानीपत का जो युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जो बाबर भी विजय हुए थे। ठीक है। पानीपत का दूसरा लड़ाई 1556 ईस्वी में हुआ था और तीसरा लड़ाई 1771 में। खनवा का युद्ध जो हुआ था वो 17 मार्च 1527 ईस्वी में होता है राणा सांगा और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर विजय हुए थे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो बाबर द्वारा जो लड़ा गया युद्ध वो बाबर 5 बार जीते थे। ठीक है। 5 गो भारत में आक्रमण किए थे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकबर के महत्वपूर्ण कार्य निम्न में से, बताइए अकबर का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कार्य? अकबर का प्रमुख कार्य क्या था? अकबर का प्रमुख कार्य क्या था? देखिए, सबसे पहले इन्होंने दास प्रथा का अंत किया था। ठीक है। ये ऑप्शन सही है, सारा ऑप्शन को रीड कर लेना है। कब किया था? 1562 ईस्वी में। जजिया कर को भी समाप्त कर दिया था इन्होंने। जजिया कर को भी समाप्त कर दिया था। कब? 1564 ईस्वी में। उसके बाद दीन ए इलाही की स्थापना भी इन्होंने किया था। दीन ए इलाही की स्थापना 1584 ईस्वी में, 82 ईस्वी में किया था। ठीक है। अब फतेहपुर सीकरी का भी स्थापना इन्होंने किया था, यानी 1571 ईस्वी में। तो यहाँ पर ऑल सही होगा, हालांकि ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, मिस्टेक भी है। अकबर के महत्वपूर्ण कार्य निम्न में से कौन से है? सभी है। दास प्रथा का अंत हुआ था 1562 में। जजिया कर का भी समाप्त अकबर ने ही करवाया था 1564 में। दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में अकबर ने ही किया था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 ईस्वी में अकबर के द्वारा ही किया गया था। सभी आंसर सही होगा।
ध्यान रखिएगा 10%, 1562, फिर जयजयकर 64, 82 में दिन है इलाही, 83 82 और 71 में प्रतिबद्ध सिकरी। चलिए अगला क्वेश्चन है पुरंदर की संधि कब हुई थी। सारा क्वेश्चन PYQ है। पुरंदर की संधि कब हुई थी। 1775 में, 1776 ईस्वी में, 1779 ईस्वी में और 1817 ईस्वी में। पुरंदर की संधि हुई थी 1776, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1775 में होता है सूरत की संधि। सूरत की संधि हुई थी। 1779 ईस्वी में बड़गांव की संधि हुई थी। बड़गांव की संधि। और 1817 ईस्वी में पूना की संधि हुई थी। पूना की संधि हुई थी 1817 ईस्वी में। क्लियर है। पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में, 75 में, 75 में यानी सूरत की संधि, और 79 में बड़गांव की संधि। 1817 ईस्वी में हुआ था 2 संधि, एक तो पूना की संधि और दूसरा ग्वालियर की संधि। ग्वालियर की संधि, इसको याद रखिएगा। ठीक है। सीलवाई की संधि भी पूछता है तो 1782 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइएगा वर्मा समाज की स्थापना कब हुई थी। वर्मा समाज की स्थापना कब हुई थी। 1784, 1815, 1828 या 1875 ईस्वी में। बताइए तो फटाफट, एकदम फटाफट बताइए। वर्मा समाज की स्थापना कब हुई थी। स्थापना पूछा गया, फिर हम बात करेंगे अभी उसका संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो वर्मा समाज की स्थापना कब हुई थी। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आंसर आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा 1828 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 3। कौन किया था। राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है। सोसाइटी। ठीक है। जबकि 1815 ईस्वी में आत्मीय समाज की स्थापना हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। और 1875 ईस्वी में यानी 75 में आर्य समाज का स्थापना होता है। आर्य समाज का स्थापना होता है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। 1875 ईस्वी में 2 की स्थापना हुई थी। ऐसे तो 3 हुई थी। ठीक है, एक तो आपका इंडियन लिंक की स्थापना हुई थी शिशिर कुमार घोष द्वारा। आर्य समाज की स्थापना हुआ था 1875 में। और थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना 1875 में ही हुआ था मैडम ब्लास्की और कर्नल अलकाट द्वारा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ब्रह्म समाज, आत्म समाज, आर्य समाज, बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन एग्जाम में। एक वेद समाज होता है 1887 ईस्वी में, जो आचार्य केशव चंद्र सेन द्वारा किया। तो सबसे पहले आपको बात करना है आत्म समाज। 1815 में, बार बार रिपीट जो क्वेश्चन रहता है, 1815 में आत्म समाज की स्थापना होती है। 1828 में बर्मा समाज की स्थापना होती है राजा राम मोहन राय, बर्मा है ना, राजा राम। उसके बाद आता है 1875 जिसमें आर्य समाज की स्थापना होती है। आर्य यानी आ रहा है दयाराम सरस्वती, आ रहे हैं सरस्वती माता। ठीक है, दयाराम सरस्वती 1875। इंडियन लिंक की स्थापना उसी समय होता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना उसी समय होता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा ग्रह जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध, शुक्र, बुध, शनि, पृथ्वी। तो सबसे छोटा ग्रह है और जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो बताइए, अब हम लोग जो भूगोल से यानी ज्योग्राफी से जो क्वेश्चंस बना है अभी तक 10 साल में, जो बार बार रिपीट हुआ है, वो आपके सामने है। और इसका आंसर है, यदि आपको मालूम है तो बताइए फटाफट। जितना जल्दी हो सके इसका आंसर हम लोग कमेंट करना शुरू कर दें, ताकि हमें भी पता चले कि
सही में आप लोग जो है मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, बहुत कोई बोलेंगे सर शुक्र भी होगा, क्योंकि शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन ध्यान रखना सबसे छोटा भी पूछा गया है। आंसर क्या हो जाएगा, बुध ग्रह, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बुध ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह भी इसको बुध को ही कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि सूर्य निकलने से 2 घंटा पहले ये दिखाई देने लगती है, इसलिए इसे सबसे छोटा ग्रह माना गया है। इसका सबसे विशिष्ट गुण यह है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। बुध ग्रह में चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। शुक्र ग्रह का हम बात करें, शुक्र ग्रह में करके सब डिस्कस कर लेंगे। यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला और गर्म ग्रह, भोर का तारा, सांझ का तारा कहा जाता है, ठीक है। यह अन्य ग्रह के विपरीत दक्षिणीय क्लॉकवाइज चक्र लगाता है। पृथ्वी के भगिनी भी कहते हैं, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। शनि ग्रह कहा जाए तो शनि ग्रह में उपग्रह तो होगा ही, ठीक है। तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन है। क्या नाम है, टाइटन है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है बृहस्पति के बाद। इसकी विशेषता है कि इसके तल के चारों ओर वलय का होना, ठीक है। उसके बाद है पृथ्वी, हमारा पृथ्वी जो हम लोग रहते हैं। पृथ्वी जो है आकार में 5वें सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष इसके अक्ष तल पर बने लंब के 23.1/2 डिग्री झुका हुआ है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है पृथ्वी, ठीक है, जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, ठीक है, जो आप लोग शाम को देखते हैं। और पृथ्वी को सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड का समय लगता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। कई बार पूछता है कि आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है, ठीक है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा गया है पृथ्वी को, इतना आपको याद रखना है। अगला जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन है ओजक डेल सोलाडो, कोटापेक्सी, एकांकुआ, सभी। राइट आंसर हो जाएगा कोटापेक्सी, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इसकी ऊंचाई यदि बात की जाए, इसकी ऊंचाई 19,613 फीट है, इसलिए इसे विश्व का सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत माना गया है। इक्वाडोर में है ये, ठीक है। ओजस डेल सोलाडो जो है वो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। यदि सक्रिय पूछा जाए तो ओजस डेल सोलाडो होगा। और एकांकुआ जो देख रहे हैं वो है विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी। ये आपका शांत वाला है, ठीक है, शांत ज्वालामुखी, ठीक है, शांत ज्वालामुखी है। और सक्रिय जो है एक्टिव रहता है वो आपका बड़ा है, ओजस डेल सोलाइडी बोलते हैं। और कोटापेक्सी सबसे ऊंचा पर्वत ज्वालामुखी है। क्लियर हो गया, तीनों वो क्लियर है, तीनों में से एग्जाम आ जाए ठीक लगा देना। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे, वायुमंडल में कितने परत पाए जाते हैं। वायुमंडल में कितने परत पाए जाते हैं बताइए तो फटाफट, कितने परत पाए जाते हैं वायुमंडल में, मालूम होना चाहिए सभी को। तो वायुमंडल में 5 परत पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला है क्षोभमंडल, जिसको टोपोस्फीयर कहते हैं। यह वायुमंडल का सबसे नीचा परत होता है। इसकी ऊंचाई ध्रुव पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होता है। इस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल के सीमा तक सीमित होती है। यह मंडल को आधो मंडल भी कहा जाता है। दूसरा जो मंडल आता है, चलिए फटाफट लिखते चलिएगा, जो तो लिख सकते हैं। पहले जो आएगा टोपोस्फीयर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्षोभमंडल, ठीक है, क्षोभमंडल क्लियर हो चुका है। दूसरा आप लिखिएगा समताप मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्ट्रेटोस्कोप। समताप मंडल 18 से लेकर 32 किलोमीटर तक है ये, ठीक है। ये होगा 1 से लेकर आपका 18 किलोमीटर तक, और ये 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर से समताप मंडल है। और इसी में जो है जहाज वहाज आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, उड़ते हुए। उसके बाद तीसरा नंबर में आता है ओजन मंडल। ओजन मंडल कहाँ से शुरू होगा,
ओजोन मंडल आपका 32 किलोमीटर से शुरू होकर 60 किलोमीटर जाएगा, ठीक है, धरातल से। ओजोन परत को नष्ट करने वाले गैस जो है CFC है। इस मंडल में ओजोन गैस का एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेता है ताकि पृथ्वी पर सुरक्षा बने रहे, अन्यथा भयंकर बीमारी हो सकता था, है ना। इस मंडल में यानी ओजोन मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। उसके बाद आता है 4th नंबर में, वो है आपका आयन मंडल। क्या आता है? आयन मंडल। 60 किलोमीटर से ये शुरू होकर 640 किलोमीटर तक जाता है, ठीक है। यह भाग कम वायु दाब एवं पराबैंगनी किरण द्वारा आयनीकृत होता है। यहीं पर आपका जितना होता है आयनोस्फीयर में, सारा टेलीविजन, रेडियो, राडार, ये सब आपका जुड़ा रहता है। जो आपके मोबाइल में भी है ना, उस संचार, ये सारा संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होता है, आयन मंडल में। 4था नंबर और 5वां नंबर जो है उसको बोलते हैं बाह्य मंडल। बाह्य मंडल जिसको बोलते हैं एक्सोस्कोप। एक्सोस्कोप जो है 640 किलोमीटर से ऊपरी भाग को कहते हैं। इसमें कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं होता है। इसमें यानी बाह्य मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको बताना है कि हेलिसिटी कहाँ कहा जाता है। बताइए तो हेलिसिटी किसको बोलते हैं? हेलिसिटी किसको बोलते हैं? रोम को, क्यूबा को, नॉर्वे को या जापान को कहा जाता है? हेलिसिटी किसको कहते हैं? हेलिसिटी कहा जाता है रोम को। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1 इसको सही हो जाएगा। इंटरनल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। हेलिसिटी को क्या कहा जाता है? इंटरनल सिटी। हेलिसिटी को इंटरनल सिटी भी कहा जाता है। क्यूबा को क्या कहा जाता है? क्यूबा का कहा जाता है सुगर बराबर। सुगर, चीनी का कोटरा जिसको बोलते हैं, सुगर बराबर, ठीक है। और नॉर्वे को क्या कहा जाता है? नॉर्वे को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ मिडनाइट सन, ठीक है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। और जापान को क्या कहा गया? सूर्योदय का देश। सूर्योदय का देश कहा जाता है जापान को, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। चलिए अगला चलते हैं। पर्वत शिखर जिसकी ऊंचाई सही है, आपको बताना इनमें से जो पर्वत शिखर है उसकी ऊंचाई जो है सही है, ठीक है। इसमें से आपको गेस करना है। पहले आता है K2, सभी को नाम मालूम होगा, ऐसे कोई ऐसा नहीं है कि जिसको जानकारी K2 के बारे में नहीं होगा। क्लियर है? सभी को मालूम होगा। इसको गार्डविन ऑस्टिन भी कहते हैं K2 को। तो इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कंचनजंगा। अच्छा, K2 कहाँ पर है? ये भारत में, इंडिया में, ठीक है, ये भी याद रखना है, भारत देश में है। K2 जो है भारत देश में, ठीक है, हमारा भारत में। दूसरा है कंचनजुंगा जो नेपाल में स्थित है। नेपाल में 8598, 88 नहीं, ये गलत दिया हुआ है ऊंचाई। 8598 मीटर इसका ऊंचाई है। हम पहले बात करेंगे नेपाल जो एवरेस्ट चोटी है, ठीक है, उसकी ऊंचाई 8850 है, 45 नहीं है, ठीक है, 8850 मीटर, जो कि सही बोला गया था, ठीक है। ये भी नेपाल में स्थित है। सबसे ऊंचाई यही है एवरेस्ट की चोटी, ठीक है, 8850। धौलागिरा कहाँ पर स्थित है? धौलागिरा भी नेपाल में स्थित है। 8172 है, 70 लिखा गया था, 8, तभी ये तो सही बोला गया था, आंसर वहाँ नहीं होगा। 8172 मीटर। इसका मतलब K2 तो सही है लेकिन ऊंचाई एक ही को मैच किया, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गार्डविन ऑस्टिन K2 जिसको बोलते हैं भारत में स्थित है, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है।
ठीक है। भारत में कौन कौन से है तो ये क्लियर कर लेते हैं। भारत में आपका एक केटू है, दूसरा है आपका नंगा पर्वत जो 8,126 मीटर ऊंचाई है, नंदा देवी भारत में है 7,817। इसके बाद आपका भारत चीन में है कामेट है, ठीक है, और नेपाल भारत में है कंचनजुगा। बाकी नेपाल में सबसे ज़्यादा है। नेपाल में कौन कौन से हैं, एक एवरेस्ट की चोटी जो सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है 8,850 मीटर। नेपाल में है लोहानसुसुगु 8,501। नेपाल में ही स्थित है धौलागिरी 8,172 मीटर। नेपाल में है अन्नपूर्णा पर्वत शिखर सिंह है, वो आपका 8,078 मीटर ऊंचाई है। और चीन में जो है आपका गोसाइंग धान 8,018, नमचौरा और गुलमर्थवा। पाकिस्तान में तरी चमीर, पाकिस्तान में एक रक्कापोसी और है ग्रेसर बम्र। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। बताइएगा बुरुंडी देश की राजधानी है अंबुजा, गीतेगा, बर्सा या सान जोस। बुरुंडी देश का राजधानी आपको बताना है, ठीक है। राजधानी से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। बुरुंडी देश का राजधानी अभी चेंज हो चुका है, पहले था बुजुम्बुरा। बुरुंडी का क्या था पहले, बुजुम्बुरा, लेकिन अभी क्या हो गया, गीतेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, गीतेगा, है ना। बुरुंडी हो गया गीतेगा। अबूजा किसका था, अबूजा जिसको पहले लाओस कहा जाता था राजधानी, नाइजीरिया का था, ठीक है, लेकिन अभी लाओस हो गया। किसका राजधानी है अबूजा, नाइजीरिया का, नाइजीरिया का। वर्षा जो है वो किसका है, वर्षा आपका पोलैंड का है, ठीक है, पोलैंड देश का राजधानी है, पोलैंड देश का। और सांत जोस भी पूछता है, सांत जोस किसका है, कोस्टा रिका का, कोस्टा रिका देश का, ठीक है। तो आपको याद रखना ये सब। नाइजीरिया का अबूजा हो गया है, पोलैंड वर्षा का, कोस्टा रिका सांत जोस और गीतेगा बुरुंडी का। अगला क्वेश्चन है जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। जोजिला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो जोजिला दर्रा कहाँ पर है, आंसर क्या होगा, जम्मू कश्मीर। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1 है, देख के लगा देना है। जम्मू कश्मीर में काराकोरम दर्रा है, जोजिला दर्रा है, पीर पंजाल है, बनिहाल दर्रा है, बुर्जिल दर्रा है, ये आपका जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में 5 दर्रा, ठीक है। कौन कौन से, काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपका 3 है, शिल्प किला, रोहतांग, बड़ा लचा, आपका हिमाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में 3 है, बोमडीला, यंगापक, दीपू दर्रा, है ना। उसके बाद आते हैं एपी यानी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश बात किया अभी, अच्छा। मणिपुर में तुजू धारा भी है, कभी पूछेगा तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, सिक्किम में 1 धारा है, 2 धारा नथुला और जेलेलपा, है ना, ये भी आपको याद रखना है। मन्ना धारा आपको उत्तराखंड तरफ होगा, उत्तराखंड में आपका लिपू लेक धारा, मन्ना धारा, नीति धारा, ये सब 3। चलिए अगला है सांभर झील किस राज्य में स्थित है, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और केरल। बताइए तो सांभर झील कहाँ पर स्थित है, सांभर झील कहाँ पर स्थित है, सांभर झील किधर चल जाएगा, राजस्थान तरफ, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। राजस्थान में 3 झील है, ठीक है, एक है राजसमंद झील, पिछोला झील और सांभर झील, ठीक है। एक तो सांभर झील यहाँ पर हो गया, दूसरा हो जाएगा आपका पिछोला झील, ठीक है, और एक है राजसमंद झील। जम्मू कश्मीर में आपका 4 झील है, डल झील, बुलर झील, मेरी नागनी और मानस बल झील। महाराष्ट्र में कौन सा झील है, लोनार झील,
ध्यान रखिएगा। लोनार झील महाराष्ट्र में है। और केरल में 3 झील है, पेरियार झील, बेम्बीडाइन झील और अष्टमुथी झील। ठीक है, बेम्बीडाइन, अष्टमुथी और पेरियार झील केरल में स्थित है। उत्तराखंड में जितना ताल है, समताल, नैनीताल, रागताल, माराताल, ठीक है, ये सब। पुलिकट्ट झील आपका तमिलनाडु तरफ। लोकटक पूछेगा तो लोकट कहाँ पहुँचते हैं, पंत है मणिपुर, मणि की तरफ, है ना। और जितने नाग नागिन सब है जम्मू कश्मीर तरफ है, राजस्थान में है, लुगनार, जयसांध, फतेहसी, डिगवान, ये सब। तो कुछ लॉजिक लगा के। और झारखंड में एक, सॉरी झारखंड के बाहर बोल रहे हैं, इंडिया में चिल्का झील उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो किस राज्य में सबसे अधिक है, लिटरेसी रेट किस राज्य में सबसे ज़्यादा है। तो कोई भी बता सकता है, थोड़ा भी पढ़ा है तो। केरल में सबसे ज़्यादा है, केरल में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है। ठीक है, चाहे पुरुष का पूछा जाए या महिला का पूछा जाए, दोनों का लिटरेसी रेट जो है केरल में सबसे ज़्यादा है, 94% है वहाँ। ठीक है, पहला नंबर आता है 94%। दूसरा नंबर आता है मिजोरम, दूसरा नंबर मिजोरम है 91.1%, सॉरी 91.3% मिजोरम में। बिहार में जो है लिटरेसी रेट न्यूनतम है। न्यूनतम यदि पूछा जाए न्यूनतम जिला कौन सा है, सॉरी न्यूनतम राज्य कौन सा है, न्यूनतम राज्य जो है जिसका लिटरेसी रेट कम है बिहार का 61.8% है, 61.8% है बिहार का। ठीक है, और केरल का सबसे ज़्यादा है। केरल का आपका पुरुष का साक्षरता दर भी 96.1% है और महिला का भी जो है 92.1% है। ऑल ओवर 94% जो है केरल का है। बिहार का न्यूनतम है 61.8%। न्यूनतम में अरुणाचल प्रदेश भी आएगा, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश, ये सब आता है। ठीक है, अगला जो है उज्जैन किस नदी पर स्थित है, बताइए। सरयू नदी, गंगा नदी, अलकनंदा नदी या क्षिप्रा नदी। उज्जैन किस नदी पर स्थित है बताइए तो। आंसर होगा क्षिप्रा नदी, ऑप्शन नंबर 4। क्षिप्रा नदी पर जो है उज्जैन स्थित है। ठीक है, गंगा नदी पर कौन कौन सा शहर है, इलाहाबाद स्थित है। इलाहाबाद एक तो हो गया, इलाहाबाद। कन्नौज, लिखते चलिएगा, कन्नौज। ठीक है, बनारसी, हरिद्वार, कानपुर, ये सब आपका गंगा नदी पर है। अलकनंदा नदी पर कौन सा है, अलकनंदा नदी पर है बद्रीनाथ नगर स्थित है। अलकनंदा नदी पर बद्रीनाथ स्थित है, अलकनंदा नदी पर बद्रीनाथ स्थित है, ध्यान रखिएगा। क्षिप्रा नदी पर हम बात की अभी, उज्जैन स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समाजवादी समाज की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। समाजवादी समाज की स्थापना कई बार पूछा गया एग्जाम में। समाजवादी समाज की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा की गई है। 12 को पंचवर्षीय योजना है, ध्यान रखिएगा। 1951 से शुरू हुआ है। ठीक है, और 2007 में जाकर था। तो समाजवादी समाज की स्थापना किसमें हुआ था बात, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर 2 में राइट आंसर हो जाएगा। पहले जानेंगे फर्स्ट पंचवर्षीय योजना क्या है। तो हेराडोन मॉडल पर आधारित है। पहला जो होता है 1951 से शुरू होकर 1956 तक चलता है। हेराडोन मॉडल पर कृषि को उच्च प्राथमिकता माना गया था इसमें। दूसरा जो है समाजवादी समाज की भी स्थापना हुआ था, पीसी महालोनावस मॉडल पर आधारित है। पहला हो गया हेराडोन मॉडल, दूसरा हो गया क्विस मॉडल पर पीसी महालोनावस मॉडल पर है। ठीक है, इसमें भारी उद्योग एवं खनिज का उत्पादन हुआ था, जैसे
प्लांट बना था दुर्गापुर, भलाई, राउरकेला, ये इस्पात का योजना, इसी के द्वारा हिंदुस्तान को द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यवर्ष यदि पूछा जाए तो 1956 से शुरू होगा 1961 तक। तीसरा पंचवर्षीय योजना जो है अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था, ये 1961 से शुरू होकर 1966 जाता है। कृषि और उद्योग पर दोनों पर प्राथमिकता दी गई थी और उसके बाद 2 बार अवकाश घोषित किया गया था। चौथा पंचवर्षीय योजना शुरू होता है 1969 से लेकर 1974 तक। ठीक है, इस दायित्वों के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति हुई थी इसमें, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। अगला है तीव्रता व समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना में की गई? 5वीं, 6ठी, 8वीं, 11वीं। तीव्रता जहाँ बात आया, समावेशी आया, इंक्लूसिव डेवलपमेंट आया, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना ऑप्शन नंबर 4 2007 से लेकर 2017 तक चला था। ठीक है, यानी 12-17 में ही जो है 12 पंचवर्षीय योजनाओं का खत्म हो गया था। 5वीं पंचवर्षीय जान लेते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? 1974 से लेकर 1978 तक। गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति यदि पूछा जाए 5वीं पंचवर्षीय योजना लगाना है। योजना में आर्थिक स्थायित्व लाने की उच्च प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980 से शुरू होती है, 1980 से लेकर 1985 तक। रोलन प्लान जो है हुआ था इसी योजना में। इसका मुख्य उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि था। उसमें था आत्मनिर्भर, गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भर पूछेगा 5वीं से पंचवर्षीय। 6ठी में पूछेगा गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि, तो होगा 6ठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना क्या है? ये मानव संसाधन का विकास प्राथमिकता रखा गया था इस योजना के दौरान। अगला क्वेश्चन है नीति निर्देश तत्व किस अनुच्छेद में स्थित है? बताइए तो। नीति निर्देश तत्व किस अनुच्छेद में स्थित है? अब हम आगे आर्टिकल्स में, और आर्टिकल सब लोग पढ़े होंगे तो फटाफट टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि 1 से लेकर 4 तक संघ एवं राज्य पर बनी थे। 5 से लेकर 11 तक आपको कौन सा है? नागरिकता है। नागरिकता है। 12 से लेकर 35 तक कौन सा है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। और 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देश तत्व है। नीति निर्देशक तत्व है, जो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। 51 का जो ए देख रहे हैं को, वो है मूल कर्तव्य, यानी मौलिक कर्तव्य लिख सकता है एग्जाम में, या मूल कर्तव्य लिख सकता है। इसको याद रखना है। ठीक है, 1 से लेकर 4 तक संघ एवं राज्य के बारे में दर्शाया गया है भाग 1 में। भाग 2 में है नागरिकता 5 से लेकर 11 तक, और भाग 3 में मौलिक अधिकार है 12 से लेकर 35 तक, और भाग 4 में नीति निर्देश तत्व है 36 से लेकर 51 तक। 4 का क है, भाग 4 का क में मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जो है 51 का क में स्थित है। इसको याद रखना है। ठीक है, आंसर बताइएगा आप। मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है ये भी बताना है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन भी है, मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? कितनी है? 6 है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मौलिक अधिकार संख्या कितनी है? 6। हमने बताया था 12 से लेकर शुरू होता है और 35 तक ये खत्म होता है। मौलिक अधिकार आर्टिकल्स में ये दर्शाया गया। ठीक है, 6 को है। पहले तो है समता और समानता का अधिकार 14 से 18, फिर स्वतंत्रता आएगा 18 से 19 से लेकर 22, फिर शोषण के विरुद्ध 23 से लेकर 24, धार्मिक आएगा 25 से शुरू होगा 28, सांस्कृतिक आएगा 29, 30, और संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 में आएगा। यही तो मौलिक अधिकार है 6 को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निःशुल्क शिक्षा। लास्ट क्वेश्चन, निःशुल्क शिक्षा जो है 6 से 14 वर्ष के आयु वाले बच्चे को किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो आर्टिकल 21 का कॉम है। ऑप्शन हो जाएगा 3rd। 21 का कॉम है, जो ये बताया गया कि राज्य में 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं, समस्त बच्चों को एक ढंग से जैसे शिक्षा राज्य विधि द्वारा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। ये आपका कौन सा दिया था संविधान संशोधन में? 86वां जो संशोधन हुआ था, 86वां संशोधन कब हुआ था? 2002 में। ठीक है,
324 जो है आपका निर्वाचन से संबंधित रखता है, 326 से 329, और 368 जो है आपका संवैधानिक संशोधन था। 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया है 19 में, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार भी 6 गो है, जैसे बोलने का अधिकार, शांतिपूर्वक ढंग से हथियार के विरोध सभा करने का, संघ बनाने का, देश के किसी भी क्षेत्र में आह्वान करने का, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने का भी है, और व्यापार और जीविका चलाने का भी है। यानी 19 का ए से लेकर ABCDEFG तक जो है 6 गो, ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन में संपत्ति का अधिकार को भी हटा दिया गया है। तो यही था आज का जो है, जो इम्पोर्टेंट था आपका एग्ज़ाम के लिए। बाकी मैक्सिमम स्टूडेंट को यदि आप शेयर कीजिएगा, ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे तो इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।